नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, पिछले सप्ताह एक कहानी सुनाई गई थी आप लोगों को और मैंने अपने वीडियो में उस कहानी को आप लोगों के सामने फिर से रखा था और उस कहानी के पीछे के सारे मामले की आप लोगों के सामने तथ्य वाइज और एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी बातें आप लोगों के सामने रखी थी। साथियों, आज एक कहानी और आपको लोगों को सुनाने की कोशिश करी गई है। साथियों, कहानी सुनाई गई है हनुमान जी की। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महानुभावों को कहना चाहता हूं कि हनुमान जी की कहानी नहीं है, वो हमारा सत्य इतिहास है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान, ये हम लोगों के पूर्वज थे। ये हमारा इतिहास है। रामायण, महाभारत, ये हम लोगों का इतिहास है, जिस इतिहास के ऊपर हम लोगों को गर्व है। आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, आपके तथ्य गड़बड़ में हैं, क्योंकि जब आप उस इतिहास को एक कहानी मात्र बोल रहे हैं, आपको ये ही नहीं पता कि आपको बोलना क्या है। दूसरी गड़बड़ आपके वीडियो में, और मैं आपके इस वीडियो से उसको चैलेंज भी करता हूं, दूसरी गड़बड़ यह है कि आप हनुमान जी को बंदर कह रहे हैं। हनुमान जी बंदर नहीं थे। हनुमान जी एक महापुरुष थे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी चारों वेदों के विद्वान थे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महानुभावों को चैलेंज करता हूं, आप जहां कहीं जो समय निश्चित करेंगे, मैं आपको तैयार मिलूंगा। हनुमान जी बंदर नहीं थे। अगर आपको ये आपका बोलने का आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो आप किसी बिना अधिकार के क्षेत्र के ऊपर आप क्यों बोल रहे हैं? अनाधिकार चेष्टा आप करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं साहब? आपका क्षेत्र है कमोडिटी, आप उसी के ऊपर रहें। हनुमान जी को बंदर बोलने की आपको किसने इजाजत दी और क्यों आप हनुमान जी को बंदर बोल रहे हैं? हनुमान जी एक महापुरुष थे, हम जैसे एक इंसान थे। इंसान का उनका अपना एक शरीर था, और इसका मैं आपको एक प्रमाण तो इस वीडियो में देता हूं। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वन में विचर रहे थे, उस समय सुग्रीव ने हनुमान जी को उनके पास भेजा था कि हनुमान जी जाकर के इन लोगों से बात करो, ये कौन लोग यहां वन में विचर रहे हैं, कहीं ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है। उस समय श्री हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए गए थे भेष बदल करके, और भेष बदल करके जब मिले तो श्री राम ने उनको पकड़ लिया, उनकी बातों को समझ लिया और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, ये व्यक्ति भेष बदल के अपने पास आया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो, मैंने इसके उच्चारण को समझा है, इसके उच्चारण से पता चल रहा है कि ये ऋग्वेद का पूरा जानकार है, ये यजुर्वेद का पूरा जानकार है, और ये साम और अथर्ववेद को ठीक ठीक जानता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं और भी कई प्रमाण दे सकता हूं जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो वन में रहने वाले वानर थे। आप संस्कृत को नहीं जानते हैं, इसलिए आप ऐसी बातें ना करें जिससे हमें अपमान का घूंट पीना पड़े। आप जिन तथ्यों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है, आप बात करिए। आप जिन तथ्यों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है हनुमान जी को बंदर कह देने का। मुझे गर्व है कि हनुमान मेरा पूर्वज था, और इस देश के करोड़ों लोगों को गर्व है हनुमान के हमारे पूर्वज होने पर। किस तरह से आप उनको बंदर कह सकते हैं? वानर शब्द का अर्थ है वनों के अंदर विचरण करने वाला। वो लोग वनों के अंदर रहते थे, इस कारण से वो वानर थे, ना कि बंदर थे। हनुमान जी के आचरण को देखिए आप, बाल ब्रह्मचारी, वेदों का विद्वान, महाशूरवीर, महापराक्रमी, ऐसे ऐसे यंत्र थे उनके पास कि वो उड़ते थे। आप उनको बंदर कहते हैं? आपको अपने आप को आर्यों की संतान कहने पर शर्म आनी चाहिए। किस
आधार पे आप हनुमान जी को बंदर कहते हैं? चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप सिद्ध करके दिखाओ वाल्मीकि रामायण के आधार पे कि हनुमान जी बंदर थे। मैं सिद्ध करके दिखाता हूं कि वो एक बड़े महापुरुष थे और उनका मनुष्यों जैसा शरीर था। जो व्यक्ति इन तथ्यों के ऊपर झूठ बोल रहा है, हनुमान जी को एक कहानी बता रहा है, वो व्यक्ति तथ्यों की बात कर रहा है। साथियों, हनुमान जी एक महापुरुष थे और हम सब के पूर्वज थे। जो व्यक्ति किसानों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है, जो व्यक्ति किसानों के दुख और दर्द को नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहा है, देखते हुए अनदेखा कर रहा है, वो आंकड़ों और तथ्यों की बात करता है, सरकारी आंकड़ों की बात की जा रही है। सरकार अपने लोगों से और इन आंकड़ों के माध्यम से एक नैरेटिव सोसाइटी के अंदर चला देती है और जब वो नैरेटिव परसेप्शन बन जाता है तो सरकार के लोग फिर कमाई करते हैं। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरकारी आंकड़ों की वो विश्वसनीयता नहीं रही जो पहले कभी थी। भारत के सरकारी आंकड़ों को अपने आधार पर, अपनी कमाई के आधार के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। बार बार सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ा तो कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। कम से कम ग्वार के ऊपर देख लें हम, ग्वार के ऊपर सरकारी आंकड़ा कहीं भी किसी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। सोसाइटी के अंदर एक नैरेटिव चला दिया जाता है, एक उसमें आंकड़े भी मददगार होते हैं, उसमें अन्य चीजें भी मददगार होती हैं। वो सारी चीजें मिलकर के और एक है ना परसेप्शन बनाने की कोशिश करती हैं और जब परसेप्शन बन जाता है तो सरकार के लोग कमाई करते हैं और किसान बेचारा मारा जाता है। यही खेल तो हो रहा है और फिर कह रहे हैं कि आप मेरे राम हो, मैं आप लोगों का हनुमान हूं। वाह जी वाह। हनुमान जी कृपा करके ये बताने की कोशिश करें कि किसानों की ये लुटिया कब तक डूबती रहेगी, राम रूपी ये किसान कब तक इसी तरह से धक्के खाते रहेंगे, किसानों की आमदनी को आप कब बढ़वा रहे हैं। हनुमान जी ने तो उस समय सीता जी को की खोज खबर ला करके दी थी, आप हमें भावों की खोज खबर भी ला करके ठीक ठीक दे दें। आपने बड़ी सफाई देने की कोशिश करी है। आज आपने सफाई दी कि मैं उस टाइम तो जो जानकार थे उन लोगों ने जो कह दिया उनके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। साहब, थोड़ा सा संयम रखें, अपनी बुद्धि को विराम दें, थोड़ा सा ये आराम से और कुछ टोपा वगैरह लगा के रखें। मेरे तो बाल हैं सिर के ऊपर, फिर भी मेरे को काफी सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने टोपा लगा लिया है। और आप भी कुछ लगाएं ताकि ये बुद्धि ठीक ठीक काम करने लग जाए। आपकी बुद्धि जम रही है, सर्दी ज्यादा है और आपको कुछ बादाम छुआरे खाने की भी जरूरत है। आपको सरकारी आंकड़ों से ज्यादा किसानों के दुख और दर्द को भी समझना चाहिए। अकेले आंकड़ों के ऊपर आपको बात नहीं करनी चाहिए और ना आप इस तरह की गलती करें कि हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी एक महापुरुष थे। हनुमान जी का मनुष्यों जैसा शरीर था और ये बात चीख चीख करके हमारी रामायण, वाल्मीकि की रामायण आज भी कह रही है और हमें हनुमान जी पर गर्व है। और आप हनुमान जी बनने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है। श्रीमान जी, आपने कहा कि उस समय भी कुछ लोगों ने इसी तरह से शोर मचा दिया और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं किसी की भी हत्या और आत्महत्या के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। मैं किसी की आत्महत्या का समर्थक नहीं हूं, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि
उन आत्महत्याओं से पहले भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने किसी वीडियो में उन किसानों की आत्महत्या का जिक्र किया? क्या आपको किसानों की आत्महत्या आत्महत्या नहीं लग रही है? मेरे दोस्त, किसान के अंदर भी वही जी है जो आपके अंदर है। जो इन बड़े बड़े कोठियों और महलों में रह रहे हैं, उनके अंदर जो जान है वही किसान में और किसान के बच्चों में है। क्या किसान को भाव की जरूरत नहीं है? क्यों आप बिना काम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, किसानों के पीछे पड़े हुए हैं? आप कह रहे हैं कि आप मेरे लिए राम हैं, तो मैं आपके लिए राम हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं। राजा पटवाजी चाहे कुछ होंगे, उन्होंने जॉब भी करी होगी, वो अलग अलग पदों पे भी रहे होंगे, मैं एक किसान हूं। और ये किसान रूपी राम आज आपको आदेश दे रहा है कि किसानों के साथ खेलना बंद कर दो, ये सरकारी दलाली करना बंद कर दो। और ये किसान कहीं जाग गया ना और सच में राम बन गया ना, तो ये दलाल मिलने वाले नहीं है एक भी। और ये जो देश आज खड़ा है ना, ये मेरा देश, हमारा देश, जिसके ऊपर हमें गर्व है, ये मेरे किसानों की बदौलत खड़ा है। इन किसानों के बच्चे सबसे ज्यादा देश के बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं और वहां शहीद हो रहे हैं। इन किसानों के बच्चे, ये दलाली से देश नहीं खड़ा। अगर इस देश का कोई जर्रा जर्रा इस किसान कौम का ऋणी है, इस देश में से किसान को निकाल देंगे, रहेगा क्या? ये देश तो किसानों का देश है। ट्रैक्टरों पर, ट्रॉलियों पर लिखा हुआ मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, खेतों में किसान, सीमा पर जवान और कण कण में भगवान। मैंने एक भी अमीर की कोठी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा। मैंने एक भी कंपनी का लोगो ऐसा नहीं देखा। जो आर्मी के मेरे वीरों को, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, उनको नमन करता हूं। ये तो किसान है, ये तो मजदूर है जो आर्मी को नमन करता है, इस देश की माटी को नमन करता है। ये तो जवान है, ये किसान कौम है, इस कौम की बदौलत है, इस कौम ने वीर सपूत दिए, आज ये देश सारा का सारा इतनी सर्द में सुरक्षित सोया हुआ है। और मेरे देश के जवान, मेरे किसान के घर में पैदा हुए वो जवान, वो निडर होकर के और बर्फ के अंदर और मरुस्थलों में इस देश के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। आप कह रहे हो मैं आपका, आप मेरे लिए राम है। आपके लिए राम किसान नहीं है, आपके लिए राम अंतरात्मा को जगाओ और अपनी आत्मा से देखो किसान किस पीड़ा में है। आप क्या कह रहे हैं कि सरकारों को खरीद लिया? कब कब किस किस किसान ने सरकार को खरीद लिया? एक दो तथ्य प्रकट करें आप। क्या औकात है हम लोगों की, हम सरकारों को खरीद सकते हैं? यहां लाखों करोड़ों में सौदेबाजियां हो रही हैं इन सरकारों की, हम खरीद सकते हैं? एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, एक साधारण वीडियो डाल दिया, वो व्यक्ति सरकारों को खरीद रहा है। आप तथ्यों पे बात कर ही नहीं रहे हो, आपकी सारी बातें बेकार हैं। आपने तथ्य रख दिए, और अगर ग्वार का भाव आ गया साहब, फिर आपका क्या रहेगा वो भी बता दीजिए। मैंने मान लिया आपने सरकारी आंकड़ों के बतौर बात करी है, मैंने इन आपकी बातों को स्वीकार कर लिया। अगर आप
आपके इन बातों को स्वीकार करने के बावजूद साहब 2 महीने में, 3 महीने में, जिस तरह से राजा पटवा चैलेंज कर रहे हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल तक गुआर के भाव आ जाए, अगर गुआर के भाव इन सारे के सारे आपके आंकड़ों को मान लिया और इन बातों को सारियों को समझ लिया और हम किसानों ने इन सारी बातों को स्वीकार कर लिया, तो आप बताओ, और फिर भी भाव आ गया तो आप कौन से कुएं में पड़ेंगे? आप बिल्कुल भी कुएं में ना गिरना। मैं एक हिंदी की लोकोक्ति, एक मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप 100 वर्ष तक जिए। मैं आपके जीवन पर कोई बाधा बनने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात पूछ रहा हूं कि फिर आप किस तरह से दुनिया को मुंह दिखाएंगे? इन किसानों को किस तरह से मुंह दिखाएंगे? आप इन किसानों को राम कह रहे हैं, अपने आप को हनुमान कह रहे हैं, और अगर फिर भी भाव आ गया, फिर आप कैसे क्या करेंगे बताओ? फिर कैसे मुंह दिखाएंगे आप? फिर कोई नया यूट्यूब चैनल बना लेंगे, उस पर चले जाएंगे, या कोई सोशल मीडिया का कोई और तरीका अपना करके उस पर चले जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे? नहीं तो आपके पास रहेगा क्या? आपके पास कुछ नहीं है। आप बिना काम की बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से फिर एक अनुरोध कर रहा हूं कि किसान भाइयों, ग्वार के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं। बेचना, खरीदना, रखना, ना रखना, उसको किस भाव पर बेचना है, ये आपका अपना विवेक जहां काम करे, आपको उस तरह से काम करना है। इन बातों में, इन पेचीदगियों में आपको नहीं फंसना है। इनसे आपको ठीक ठीक तथ्य उनके भी सामने आ गए हैं, ठीक ठीक तथ्य हम लोगों के भी सामने समझा दिए गए हैं हमारी तरफ से भी। आप इनमें से, दोनों में से देख लें, आपको किसकी भाव, कहां पर अपने भाव का, आपको कौन से भाव का चुनाव करना है, उस भाव के ऊपर आप अपने अनाज को, अपने अन्न को आप बेच दें और अपने पैसे को अपने काम में लें। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं। ग्वार का एक छोटा रकबा होने के कारण से कुछ बदमाश लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। इस कारण से 12, 13, 14 सालों से ग्वार का भाव नहीं आ रहा है। कुछ जो 33,000 का जब भाव हुआ था, उस कारण से लोगों ने ज्यादा बिजाई कर करके एक बार बहुत ज्यादा गुआर पैदा कर लिया था। धीरे धीरे करके वो गुआर एडजस्ट हो चुका है, और अब एक रकबा घट गया, दूसरा बीमारी आ गई, तीसरा पैदावार घट गई। ये 3 कारण होने से गुआर के फंडामेंटल मजबूत हो गए। गुआर की मांग धीरे धीरे 10%, 12%, 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है। कुछ ना कुछ उसमें हर साल बढ़ाव आ रहा है। इस वजह से गुआर के फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं। गुआर की सप्लाई कम, मांग ज्यादा, इस वजह से गुआर के भाव आने की उम्मीद लग रही है। कुछ बदमाश लोग खुद फायदा उठाने के लिए और कुछ अपने दलालों को मार्केट में छोड़ रहे हैं। वो आप लोग उनको पहचान लोगे तो आप लोग जीत में रहोगे। अगर आप उनको नहीं पहचान पाए किसान भाइयों, तो हम लोगों को हारना पड़ेगा और वो लोग फिर से एक बार बाजी मार जाएंगे। इसलिए बस मैं इतनी बात कह रहा हूं, बेचना खरीदना ये आप अपने विवेक से करें। सबको सादर नमस्ते।